ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि एथिकली अगर बताऊं तो पाकिस्तान में उतने आसानी से अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मली क्रिप्टो में डील एज सच नहीं कर रहे। इन्वेस्ट करते हैं अपने शौक से, थोड़े बहुत पैसे लगू देते हैं, फिर डुबा के रो रहे होते हैं कि हमारे पैसे डूब गए। तो ब्लॉकचेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि पाकिस्तान में इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, बट स्टिल किताब हमें चाहिए, हम इसको रीड जरूर करें, तो पढ़ लेते हैं। ब्लॉकचेन इज अ सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड लेजर दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस अक्रॉस मैनी कंप्यूटर्स। अच्छा, पेन और कागज अपने हाथ में लाजमी रखिएगा, इसमें बहुत सारी बातें ना मैंने लिखवानी है आपको आज, ताकि आपको याद करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चे जो ऑनलाइन बैठे सुन रहे हैं वो भी अपने हाथ में कोई ना कोई कागज कलम नवाज रख ले ताकि नोटिंग कर सके। तो सर ब्लॉकचेन क्या है? एक सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है जो कि ट्रांजैक्शंस को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे कोई भी ट्रेडिशनल डेटाबेस मौजूद नहीं है, कोई ट्रेडिशनल सर्वर, कोई ट्रेडिशनल सेंट्रल अथॉरिटी मौजूद नहीं है, जैसे कि बैंक। इन अदर वर्ड्स वो ये कहना चाह रहा है कि ये ट्रांजैक्शंस बैंक लेस ऑपरेट करते हैं, इनके पीछे चलाने वाला कोई बड़ा निजाम अवेलेबल नहीं है, और ये मैनेज होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू, जहां पे हर पार्टिसिपेंट के पास एक अदद कॉपी होती है। क्या मतलब? अगर हम चार लोग हैं और हमने आपस में एक दूसरे को क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करनी है, भेजनी है, तो जब एक बंदा दूसरे बंदे को पैसे भेजेगा तो उसके पास सेंडिंग रिसीट होगी और उसके पास रिसीवल की रिसीट होगी। तो ये वही दो शख्स मैनेज कर रहे हैं, इसके पीछे कोई बैंकारी निजाम अवेलेबल नहीं है। इट इज मैनेज्ड बाय पीयर टू पीयर। पीयर मींस पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेंट, इंसान टू इंसान, फर्द टू फर्द। लिख लें, पीयर मींस फर्द, एक इंसान, फर्द टू फर्द, या एक सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर से पैसे दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में चले गए, एक कंप्यूटर सिस्टम से पैसे कहां चले गए? दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में चले गए हैं, और हर एक के पास उसकी एक रसीद आ गई है, एक कॉपी आ गई है। हर एक के पास क्या आ गई है? एक रसीद आ गई और एक कॉपी आ गई। हाँ, सबके पास जाती है, जो उस चेन में शामिल है सबके पास जाती है। This creates a system that is transparent, tamper-proof and does not require intermediary। शायद की मुराद है कि इंटरमीडियरी में यहाँ पे कोई भी तरह का, किसी भी तरह का बैंक शामिल नहीं है। ऐसे दो वर्ड उसने ओवरऑल यूज किए हैं, एक यूज किया है टेम्पर प्रूफ और एक यूज किया है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के बारे में लिख लें, जिसको सब इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या है? जिसको सब इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। और टेम्पर प्रूफ के बारे में लिख लें कि इसमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ऑथराइज के बगैर हम नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते बेसिकली, क्योंकि जब हम एक बंदा चेंज करेगा, ठीक है, तो वो बाकियों के पास जो रसीद गई होगी उसको तो चेंज ना किया जा सकता। तो वंस द ट्रांजैक्शन इज डन, इट इज डन। आप उसको बाद में मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जिससे होता यह है कि डाटा हमेशा इंटेग्रिटी वाला रहता है, डाटा हमेशा एक्यूरेट रहता है, रिलायबल रहता है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें छेड़छाड़ी पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो उसका फायदा है वो ये है कि डाटा हमेशा रिलायबल रहता है। जब हमें पता है कि इसमें चीजों को मैनिपुलेट नहीं किया गया, तो हमेशा इस डाटा पे क्या करते हैं? फिर ट्रस्ट करते हैं। तो इसमें वो फंक्शन फॉलो होता है एटॉमिसिटी वाला, कि वंस इट इज डन, इट इज डन। हाँ जी, नहीं, दो से ऊपर हो सकते हैं, दो, कम से कम दो, और उसके ऊपर जितने मर्जी ऐड कर लें। एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, तो कम से कम दो तो होने चाहिए ना। हाँ जी, एक एनक्रिप्टर और एक डिकोडर। अच्छा जी, तो ब्लॉकचेन क्या है? दोबारा से करते हैं। सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन अक्रॉस मैनी कंप्यूटर्स, और ये किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के कब्जे में नहीं है। ये मैनेज होता है पीयर टू पीयर, और हर बंदे के पास क्या है? उसकी एक अपनी कॉपी है। ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, टेम्पर प्रूफ है, और इसमें किसी भी तरीके की कोई इंटरमीडिएट शामिल नहीं। इजी। अच्छा, अगली बात, हाउ इट इंश्योर्स सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी। यानी कि इसमें जो हम लोग पर बात कर रहे हैं कि ये सिक्योर है, इंटेग्रिटी वाला है, ये कैसे? इसके पीछे तीन रीजन है। नंबर वन, इम्यूटेबिलिटी, दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन, और तीसरा कंसेंसस मैकेनिज्म। अच्छा, ये हेडिंग यूं भी बन सकती है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन? तो पहला फीचर क्या है? इम्यूटेबिलिटी। दूसरा क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। तीसरा क्या है? कंसेंसस मैकेनिज्म। पढ़े, व्हाट इज इम्यूटेबिलिटी? इम्यूटेबिलिटी कहता है कि जब आपने एक ट्रांजैक्शन कर दी तो एक ब्लॉक क्रिएट हो गया,
फिर उसकी बेस पे दूसरा ब्लॉक क्रिएट होगा, दूसरे की बेस पे तीसरा, तीसरे की बेस पे चौथा, तो एक कड़ी बन गई, जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। अब हर नया आने वाला ब्लॉक पिछले ब्लॉक का मेटा डाटा अपने पास रखता है इन द फॉर्म ऑफ हैश, इन द फॉर्म ऑफ हैश। तो अगर एक ब्लॉक में कोई चेंज करना चाहे तो क्या वो दूसरे ब्लॉक में ऑटोमेटिकली बदल जाएगा? नहीं। तीसरे में बदल जाएगा? नहीं। इसी को हम कहते हैं इम्यूटेबिलिटी। इसको क्या कहते हैं? इम्यूटेबिलिटी। डाटा इज स्टोर्ड इन blocks which are linked together using cryptography. Cryptography. Changing information in one block would require altering all the subsequent blocks, which is practically impossible. यहाँ पे एक वर्ड बस मुश्किल लिखा हुआ है, क्या? क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी किसे कहते हैं? डाटा जो है वो हैश की फॉर्म में स्टोर हुआ होता है, एक यूनिक नंबर की फॉर्म में। अच्छा, हैश क्या है? यूनिक नंबर विद अ फिक्स्ड लेंथ। यूनिक नंबर विद अ फिक्स्ड लेंथ। वो 7 के साथ था। डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की बात हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, यहाँ पे कोई सिंगल पॉइंट ऑफ अथॉरिटी ऊपर मौजूद नहीं, और ये पूरा सिस्टम हर एक के पास इंडिविजुअली क्या हो रहा है? मेंटेन हो रहा है। हर बंदे के पास, हर सिस्टम के पास इसकी एक अपनी कॉपी मौजूद। तीसरा पॉइंट क्या है? कंसेंसस मैकेनिज्म। एक दफा रीड करें इसको। इसमें कंसेंसस दो तरीकों से आ सकता है। जो आपका कंसेंसस है उसको लेके आने के दो तरीके हैं। एक है प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ वर्क, और दूसरा है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। तो इन दोनों से आप कंसेंसस को मीट कर सकते हैं। ये दोनों मैकेनिज्म है। और कंसेंसस बेसिकली क्या है? जब दो पार्टी सेम चीज पे सेम तरीके से एग्री कर रही हो। हाँ, तो ये कंसेंसस हम लोग क्यों लेके आते हैं, या इन दोनों मैकेनिज्म को क्यों ऐड करते हैं? ताकि फ्रॉड से बचा जा सके, ताकि फ्रॉड से बचा जा सके। डन? क्या हुआ? हाँ, अच्छा जी। अब इसमें अगर हम इसके ब्लॉक को देखें तो इसके ब्लॉक के दो हिस्से हैं। कितने से इसके ब्लॉक के? दो हिस्से हैं। अगर मैं यहां पे एक ब्लॉक बनाता हूं तो एक इसका क्या बनेगा? हेडर। एक क्या बनेगा इसका? ब्लॉक हेडर। और एक क्या बनेगा? ब्लॉक की बॉडी। ब्लॉक का हेडर और ब्लॉक की बॉडी। अच्छा, हेडर में क्या क्या है? उसका अपना हैश, ओन हैश, प्रीवियस हैश, उसका अपना हैश और प्रीवियस हैश कब क्रिएट किया गया, और नॉन्स, यानी कि उसकी टाइम स्टैम्प, कब इसको क्रिएट किया गया, और नॉन्स। नॉन्स और बॉडी में एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन है उसका जिक्र। बॉडी में क्या है? जो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुई है, जितनी अमाउंट ट्रांसफर हुई है, जिसको ट्रांसफर हुई है, उसका जिक्र हम करते हैं किसमें? बॉडी में। किसमें? बॉडी में। किसमें? अच्छा, नॉन्स के बारे में लिख लें। नॉन्स हल्का सा लिख लें। नॉन्स सिर्फ तब आएगा जब माइनिंग होगी। नॉन्स का नंबर सिर्फ उस वक्त आएगा जब क्या होगी? माइनिंग होगी। ये बेसिकली उसका एक अपना नंबर है कि माइनिंग नंबर कौन सा। नॉन्स कब आएगा? जब पीछे क्या हो रही होगी? माइनिंग हो रही होगी। तो आप इसको माइनिंग का नंबर भी कह सकते हैं। माइनिंग के प्रोसेस में यूज होने वाला नंबर। उसी हवाले से पढ़ना। मतलब इसमें हमारा जो ट्रांजैक्शन डेटा होता है किसकी किस तरह यूज होता है? देखो ना, जब आपने कोई ट्रांजैक्शन की, आपने मुझे पैसे भेजे, मैंने आपको पैसे भेजे, वो जितना डाटा वो कहां पे जा रहा है? इसकी बॉडी में। मैंने आपको पैसे भेजे, एक ब्लॉक क्रिएट हो गया, ठीक है। आपने आगे भेजे, इसी से एक और चेन निकली और दूसरा ब्लॉक क्रिएट हो गया। इसने आगे पैसे भेजे, तीसरा ब्लॉक क्रिएट हो गया। हर नए ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का क्या आ रहा होगा? रेफरेंस। पिछले ब्लॉक का क्या आ रहा होगा? रेफरेंस। और हर ब्लॉक की बॉडी में वो रेलेवेंट क्या आ रही होगी? क्या आ रही होगी? उसकी अपनी ट्रांजैक्शन। कल वाला लेक्चर देखा जो मैंने कल शेयर किया था क्लास के बाद? नहीं देखा, तभी तुम्हारा ये सवाल आया। एक दफा वो लेक्चर देखना, मैंने सारी कहानी सुनाई हुई है कि ये पूरा प्रोसेस फ्लो कैसे करता है। अगर तुम्हें नाम मिले तो मुझे क्लास के बाद ले लेना याद से। अच्छा, याद बात समझ आती है। नीचे आ जाए किसमें? हैशिंग में। एक वर्ड आ रहा है क्या? हैशिंग। इसके बारे में लिखे थोड़ा सा उर्दू में। हैशिंग क्या है? व्हाट इज हैशिंग?
एक ऐसी क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी क्रिप्टोग्राफी जो कि इनपुट डाटा को एक फिक्स्ड लेंथ में कन्वर्ट करती है। फिक्स्ड लेंथ में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। फिक्स्ड लेंथ में कन्वर्ट करती है। और चूंकि वो फिक्स है और हर प्रीवियस का हैश अगले वाले पे कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो हम चाह के भी किसी भी हैश को अमेंड नहीं कर सकते। इसी से हम फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन से बच सकते हैं। देखिए, फिर इसके नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है अवलांचे इफेक्ट। अब जरा सुनिए, चक्कर क्या है देखें जरा। ए ने बी को $10,000 भेजे। $10,000 भेजे। अब होगा क्या? इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या बन जाएगा? ब्लॉक। ये ट्रांजैक्शन एक अपना हैश क्रिएट करेगी। क्या क्रिएट करेगी? अपना हैश क्रिएट करेगी। लेट से वो हैश आ गया X130YA5। अच्छा, यही हैश दूसरी वाली ब्लॉकचेन के ऊपर भी मेंटेन हुआ होगा प्रीवियस के नाम से। अच्छा, अगर ए एक और ट्रांजैक्शन करे बी को जिसमें वो दोबारा से क्या भेजे? 10,000 सेम अमाउंट भेजे, तो क्या यही हैश क्रिएट होगी? नहीं, एक नया नंबर क्रिएट हो जाएगा। लेट्स से ABCD 1 2 3 4। ये ट्रांजैक्शन जब ये कर रहा है तो बीच में एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं किसका प्रोसेस? माइनिंग का प्रोसेस। इसमें इन्वॉल्व होता है एक अदद माइनर। ये माइनर वो छोटा वाला माइनर नहीं है, माइनर है खुदाई करने वाला माइनर। इस माइनर की जिम्मेदारी होती है कि वो इस हैश को, अच्छा बेसिकली हैश क्या है? एक एनक्रिप्टेड न्यूमेरिकल डाटा। ये डिफरेंट माइनर्स ट्राई करते हैं कि वो इस डाटा को डिकोड करें। इस डाटा को क्या करें? डिकोड करें। जो सबसे पहले डिकोड कर लेता है वो जीत जाता है और पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जो उसका रेलेवेंट कमीशन होता है। उसका रेलेवेंट क्या होता है? कमीशन होता है। तो यहां पे जो इफेक्ट आता है, कौन सा? अवलांचे इफेक्ट। वो ये कहता है कि अगर आपने एक हैश ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, अगर आप उसके अंदर छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल ही क्या बन जाएगा? नया हैश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नया हैश बन जाएगा। और जब वो नया हैश बन गया तो वो पिछले वाले से क्या होगा? कंप्लीटली डिफरेंट होगा। तो ट्रांजैक्शन करने वालों को पता चल जाएगा कि भाई इसमें क्या आ रहा है? फ्रॉड का एलिमेंट आ रहा है। तो अवलांचे इफेक्ट आपको उस फ्रॉड से बचा सकता है। अवलांचे इफेक्ट आपको उस फ्रॉड से क्या कर सकता है? बचा सकता है। सर, हर ब्लॉकचेन में क्या क्या चीजें होती हैं? हैश ऑफ इट्स ओन ट्रांजैक्शन एंड हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। अब ये चाल नजर पड़े। This creates an interconnected chain where altering any block, आप किसी भी ब्लॉक को अगर आप ऑल्टर करने की कोशिश करें, it would break the chain, क्योंकि उसका हैश पिछले वाले से मैच ही नहीं कर रहा होगा। वो लिंक ब्रेक हो जाएगा और इमीडिएटली डिटेक्ट हो जाएगा कि कौन सा बंदा है जो कि उसमें अपनी ब्लॉक के अंदर क्या कर रहा है? फ्रॉड को कमिट कर रहा है। इसी की वजह से हम कहते हैं कि ये काफी ज्यादा सिक्योर है, टेम्पर प्रूफ है और इसमें हिस्टोरिकल डाटा साथ साथ मेंटेन हो रहा है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ अवलांचे इफेक्ट। सर, कंसेंसस मैकेनिज्म ये क्या है? अभी हम लोगों ने बात की थी, क्या है कंसेंसस मैकेनिज्म? में दो लोग आते हैं, एक प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक। अब दो और नाम सुने। प्रूफ ऑफ वर्क में होता है माइनर। प्रूफ ऑफ वर्क में कौन होता है? माइनर। यहां पे आता है माइनर। और यहां पे प्रूफ ऑफ स्टेक में आता है वैलिडेटर। तो एक वैलिडेटर है और एक क्या है? माइनर। एक वैलिडेटर है और एक क्या है? माइनर। प्रूफ ऑफ वर्क में कौन है? माइनर। अगर ये भूल जाए तो कैसे याद रखें?
अगर भूल जाए तो कैसे याद रखे कि कहाँ पे माइनर और कहाँ पे वैलिडेटर? वो एक सेकंड हौसला है, डब्ल्यू को एम बनाते हैं, डब्ल्यू को एम बनाते हैं। कैसे? वर्क जो आ रहा है ये, इसको रिवर्स कर दे तो एम बन जाएगा, और एम स्टैंड्स फॉर माइनर। तो प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर कौन है? माइनर, और प्रूफ ऑफ स्टेक में कौन है? वैलिडेटर। अच्छा, कहता है जी प्रोटोकॉल्स दैट एंश्योर्स ऑल नोड्स इन अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क एग्री ऑन द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। नोड्स जहां जहां भी आ रहे हैं उससे मुराद है कंप्यूटर सिस्टम। एक दफा लिख लें, जहां जहां पे नोड्स आ रहे हैं, जहां जहां पे नोड्स का वर्ड आएगा उससे मुराद क्या है? कंप्यूटर सिस्टम। उससे क्या मुराद है? कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, अच्छा आगे लिखिए, माइनर जो है वो एक क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व करता है। लिख लें, माइनर एक क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व करता है। माइनर एक क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व करता है, जबकि वैलिडेटर अपने पैसे पे खेलता है, अपने स्टेक पे खेलता है, अपने पैसे पे खेलता है या अपने स्टेक पे खेलता है। वो दाव पे लगाता है अपना पैसा। और जो लोग पैसे सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? यूजर। वो क्या कहलाते हैं? यूजर्स। अब ये काम कैसे करता है? प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक काम कैसे करता है? पहले पढ़ते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। कहते हैं जी माइनर जो है वो एक क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व करता है, और जो जीत जाता है वो एक नया ब्लॉक एंटर करता है। अच्छा, अब ये पजल क्या है? ये जो हैश क्रिएट हुआ है ना शुरू में, इस हैश को डीकोड करना। तो जो माइनर पहले इस हैश को डीकोड कर लेता है, जो माइनर पहले इस हैश को क्या कर लेता है? डीकोड कर लेता है, वो जीत जाता है। और जब वो जीतता है तो एक नई ब्लॉकचेन खड़ी कर देता है, जिसके ऊपर प्रीवियस ब्लॉक का क्या आ रहा होता है? हैश। उसका अपना क्या होगा? हैश। और चूंकि माइनिंग हो रही है तो इसमें एक अलग से कोड भी आएगा, जो किसका अपना कोड होगा, उसको हमने क्या नाम दिया है? नॉन्स। उसको लोगों ने क्या नाम दिया है? नॉन्स। और उसके साथ टाइम स्टैम्प भी आ रही होगी। कहां पे? ये चारों बातें कहां पे आएंगी? ऊपर हेडर में। और नीचे बॉडी में क्या आ रहा होगा? उसके साथ हुई इंडिविजुअल लेवल पे ट्रांजैक्शन, उसके साथ हुई इंडिविजुअल लेवल पे ट्रांजैक्शन। और जो माइनर जीतता है उसको हम फिर क्या देते हैं? उसका रेलेवेंट अवार्ड। बेसिकली एक तरह की कमीशन होती है। इसका एक मसला ये है कि ये काफी ज्यादा एनर्जी खाता है। इस काम को करने के लिए आपको काफी ज्यादा हैवी बिजली चाहिए होती है। विकास का नाम सुना हुआ? उसने तकरीबन इस चीज को अचीव कर लिया था, एक पावर प्लांट के साथ बातचीत करके सब कुछ वो तैयार कर बैठा था, बस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको अलाउ नहीं किया, वरना आज हम क्रिप्टो में डील कर रहे होते। खैर वापस आते हैं। सबसे अच्छी चीज क्या इसके बारे में? इट इज हाईली सिक्योर। हाईली सिक्योर। क्यों? एक वर्ड का आंसर चाहिए मुझे, एक वर्ड का आंसर चाहिए मुझे। एक वर्ड बोले बस, एक वर्ड, एक वर्ड, एक वर्ड। एक से स्टार्ट होता, उसके बाद हाँ, बिकॉज ऑफ अवलांच इफेक्ट। तो उसका मसला क्या है? इट इज मोर एनर्जी इंटेंसिव। दूसरा क्या है? प्रूफ ऑफ स्टेक। दूसरा क्या है? प्रूफ ऑफ स्टेक। यहां पे जो वैलिडेटर भाई साहब होते हैं, कौन से भाई साहब? वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि जनाब मैं अपने जो स्टेक्स हैं वो दांव पे लगाऊंगा, वो दांव पे लगाऊंगा, यानी कि वो सारा फ्लो तोड़ दिया तूने अंदर होके। बैठ गए? अच्छा, जो वैलिडेटर होता है वो ये कहता है कि जनाब आप मुझे चूज करें, मैं अगले ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए अपना पैसा, अपने पास जो क्रिप्टो करेंसी रख के बैठा हुआ है वो दांव पे लगाता है, और जैसे ही अगली ट्रांजैक्शन को वो अप्रूव करता है उसको भी क्या मिलती है? कमीशन। ये दांव पे क्यों लगा रहा है पैसा? ताकि अगर बीच में कोई फ्रॉड हो जाए तो फिर इससे हम रिकवरी कर सके, इससे हम वो रिकवरी कर सके। तो वैलिडेटर्स आर चूजन टू क्रिएट द नेक्स्ट ब्लॉक बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी दे होल्ड एंड लॉकअप। तो जो बंदा जितनी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी रखता होगा वो जीत जाएगा हमेशा। जब मुकाबला होगा तो जिसके पास ज्यादा स्टेक होगा वो जीत जाएगा। नीचे वाला बंदा पैसे से जीत रहा है, ऊपर वाला बंदा स्किल से जीत रहा है। ऊपर क्या था? जिसने जल्दी मैथमेटिकल पजल को डीकोड कर दिया। ऊपर पैसे की बात नहीं थी, हाँ डीकोड कर दिया तो तुम्हें क्या मिलेगा? रिवॉर्ड। नीचे वाला बंदा कहता है मेरे पास ज्यादा पैसा है, मुझे मौका दो, मैं तुम्हें करके दूंगा। और अगर वो कर गया तो पैसे मिल जाएंगे, नहीं करेगा तो पैसे कट जाएंगे। और अगर ये खुद फ्रॉड में शामिल हो गया तो फिर जो इसने दांव पे लगाया हुआ पैसा, वो पैसा इससे
छीन लिया जाएगा या उससे रिकवरी कर ली जाएगी। अब अगर दोनों को आपस में कंपेयर करें तो वो एनर्जी इंटेंसिव है और ये एनर्जी एफिशिएंट है, मगर इसमें इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा कैन लीड टू वेल्थ कंसिडरेशन। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो जीत जाएगा। हाँ सर इस जो स्टेक है इसके अंदर जिसमें पैसा डाला था वो तब तक वो उसका पैसा रिस्क है जब तक अगला ब्लॉक नहीं बनता या जब तक अगला ब्लॉक नहीं बनता। अच्छा नीचे कुछ एग्जांपल दी, तो पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो। माइनर क्या करता है, एक दफा रीड कर, उसको रीड कर लो, कुछ नहीं करना। माइनर रिपीटेडली गेस करते हैं एक नंबर, कौन सा नंबर वाला गेस करेंगे, नॉन्स, until they find one that makes the block hash, जो कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा हो। It is hard to solve and requires huge amount of computational power and luck. Once found तो वो क्रिएट कर देगा, और चूंकि एक ही ने क्रिएट किया होगा तो इट वुड बी इजी टू आइडेंटिफाई कि कौन है वो माइनर। एक मजे की बात बताता हूं आपको, आई कैन सिलेबस में डाल तो दिए, सवाल भी आ सकता है, बट शायद जब ये रिवाइज हो किताब तो निकल जाए। आप तक तो तब तक क्वालिफाई कर चुके होंगे ना डीएसआर, आपको क्या इशू है। वापस आते हैं नोड्स, क्या हाँ या इसको थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकल अप्रोच वाली ज्यादा है, किताबी बातें इसमें लिटरली कम है, हम लोग हवा में सीख रहे हैं। वो तो आपको मैंने कल एक वीडियो प्रोवाइड कर दी जिससे कुछ कुछ बातें ज़हन में फिर भी बैठ गई हैं कि यार ये होता कैसे है, प्रोसेस फ्लो कैसे करता है। तो वो लाजमी सुन के ये वाला लेक्चर देखना है। अगर आप लोग पहले लेक्चर देख रहे हैं ऑनलाइन वाले तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो एक लेक्चर पीछे जाएं, कल वाले का पार्ट भी देखें, फिर इसको देखें तो आपको फायदा मिलेगा, असल फायदा। चले आगे, नोड्स नोड्स नोड्स, अगला क्या टॉपिक है हमारे पास, नोड्स। सर नोड क्या है, नोड इज बेसिकली एन इंडिविजुअल कंप्यूटर। नोड क्या है, एक जाती कंप्यूटर जो कि कनेक्टेड है टू द ब्लॉकचेन नेटवर्क। ईच नोड स्टोर्स अ कॉपी ऑफ द ब्लॉकचेन लेजर। बेसिकली नोड क्या है, अगर 4 लोग हैं आपस में टू ट्रांजेक्शन करनी है तो हर एक के पास अपना सिस्टम होगा, तो हर एक का सिस्टम क्या कहलाएगा, नोड। तो इन सब के पास क्या होगी, लेजर की एक एक कॉपी जो कि ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करेगी और सिक्योर बनाएगी और डिसेंट्रलाइज्ड वे में चल रहा है। टेक्निकली नोड में जितनी बातें यूज कर रहा है वो ब्लॉकचेन की डेफिनेशन से लेके आ रहा है। देखिए ना, ये इंडिविजुअल है, डिसेंट्रलाइज्ड है, हर एक के पास क्या है, कॉपी है, ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि ये अनचेंज्ड रहे और क्या रहे, सिक्योर रहे। तो जितनी बातें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकचेन की डेफिनेशन से निकाल रहा है। सर नोड जो है वो दो तरह के हैं, एक होता है फुल नोड और एक होता है लाइट नोड। देखिए मैं लिखवाता हूं फुल नोड क्या है। फुल नोड में तमाम हिस्ट्री मौजूद होती है, इसमें तमाम हिस्ट्री मौजूद है, और लाइट वेट में सिर्फ जरूरी बातें मौजूद है। तो पहला फर्क क्या है, उसमें तमाम हिस्ट्री मौजूद है और इसमें सिर्फ एसेंशियल थिंग्स, एसेंशियल इंफॉर्मेशन या बस काम की बात, जरूरी बात मौजूद है। फुल नोड में चूंकि सब कुछ है तो ये खुद से वैलिडेशन कर सकता है, मगर जो लाइट वेट है वो वैलिडेशन करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, फुल नोड के ऊपर। क्या बात है, हाँ जी सर। देखिए ना, फुल नोड में क्या है, तमाम हिस्ट्री पड़ी हुई है और यहां पे सिर्फ क्या है, एसेंशियल इंफॉर्मेशन। चलिए मैं एक देसी मिसाल देता हूँ। एक सब्जेक्ट को एक टीचर शुरू से पढ़ाता आ रहा है, उसको पता है कि हर बच्चा कैसा है, हर बच्चे के कितने मार्क्स आते हैं, कौन बच्चा ज्यादा पढ़ता है, कौन बच्चा कम पढ़ता है। उसके पास क्या है, सारी की सारी हिस्ट्री। अगर किसी भी बच्चे को इवेल्युएट करना हो तो वो इंडिपेंडेंटली उसको वैलिडेट कर सकता है कि ये बच्चा कैसा है, पढ़ाकू है या नहीं। एक उसका को टीचर है, उसको हम क्या कहेंगे, लाइट वेट। अब वो बच्चों को इतना ज्यादा नहीं जानता, वो सेशन के एंड पे क्लास को पढ़ाने आया, नहीं टीए नहीं, चले एक को टीचर कह लें, ठीक है। तो वो सिर्फ क्या रखता है, एसेंशियल इंफॉर्मेशन जितनी उसको चाहिए थी क्लास को ऑपरेट करने के लिए। बट अगर कोई पेरेंट्स आ जाए और उसे पूछे जब हमारा बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो उसके पास तमाम डाटा है नहीं, वो किसके पास जाएगा, भागा भागा मेन टीचर के पास कि भाई मुझे वैलिडेट करना है, मुझे क्या दो, फुल इंफॉर्मेशन दो। तो वो इस पे डिपेंड करेगा, जो लाइट वेट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, फुल नोड पे। तो आप इस टीचर वाली मिसाल से भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे। सर की फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन में आप किताब को फिर से वो दौरा चढ़ गया, दौरा कौन सा, पुरानी बातों को रिपीट करने वाला, वो जो गजनी नहीं करता था,
हमारे फायदे की बात नहीं, हमारे लिए फायदे की बात थी जब तक आप नहीं थे। डिसेंट्रलाइजेशन। सर पहला पॉइंट क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। अब आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, तमाम पार्टिसिपेंट्स और उनके नोड्स इसको चला रहे हैं। तमाम पार्टिसिपेंट्स और उनके इंडिविजुअल नोड्स इसको क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। सेकंड क्या है? ट्रांसपेरेंसी। हर एक के पास डाटा जा रहा है तो हर कोई उसको इंडिविजुअली वेरीफाई कर सकता है। सेकंड क्या है? इम्यूटेबिलिटी। पूरा टॉपिक इसके ऊपर पढ़ के आए हैं। अगला क्या है? सिक्योरिटी। उसका नेक्स्ट क्या है? कंसेंसस। एक दफा याद कर लिया तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं। याद रखोगे? इग्नोर मार। याद रखोगे? अच्छा, अगली बात सुना। ये बेसिकली एक कॉइन है, इथेरियम। अब सुनेगा नहीं बात मेरी। इथेरियम एक कॉइन है, मैंने इसके ऊपर बात की है उस लेक्चर में। एक दफा सुन ले उसको। अच्छा सुने, असल में इनसे मैंने कहा था कि अगर हम इतने ही रहे तो हम चाय पियेंगे। तो अब आपके आने के बाद दिन में गालियां निकाल रहे हैं आपको। नहीं, अब तो भाई साहब एंटर हो गए। सर मुझे इसको नाम अज्यूम करें, मुझे अज्यूम ना करें। अच्छा, अगली बात सुने। टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। सब एक पब्लिक है, एक प्राइवेट है, एक कंसोर्शियम है और एक हाइब्रिड है। पब्लिक मींस जो कि ओपन टू एवरीवन है, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अगला क्या है? प्राइवेट। प्राइवेट जब भी आएगा इट इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, और जब इदारे एक से बढ़ जाए तो वो क्या बन जाएगा? कंसोर्शियम। और हाइब्रिड क्या है? जिसमें दोनों एलिमेंट्स हो, पब्लिक भी और प्राइवेट। मॉडल पेपर में इसका सवाल आया हुआ। मॉडल पेपर में इसने सवाल पूछा हुआ है कि कोई से 2 या 3 टाइप्स बता दें ब्लॉकचेन की। सवाल आया हुआ मॉडल पेपर में। एक ये सवाल आया हुआ है, एक वो आस-पास 7 वाला सवाल भी आया हुआ। अच्छा, तो पब्लिक क्या है? जो कि ओपन टू एवरीवन है, इट इज फुली डिसेंट्रलाइज्ड। प्राइवेट क्या है? कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। कंसोर्शियम क्या है? कंट्रोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड हाइब्रिड क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एलिमेंट्स। आगे इसकी एग्जांपल्स है। अच्छा, उन्होंने एग्जांपल्स भी पूछी है। तो पब्लिक इज बिटकॉइन, प्राइवेट इज हाइपरलेजर, कंसोर्शियम इज R3 कॉर्डा एंड हाइब्रिड इज ड्रैगन चेन। अब किताब ने इसको मजीद एक्सप्लेन नहीं किया, तो आपने बस इनके नाम देने बिठा देने। एक और मजे की बात बताता हूँ, उस मॉडल पेपर में 3-4 मसले हैं। एमसीक्यूज में रिस्क का कोई एमसीक्यू नहीं है। अब इट डजंट मीन कि रिस्क में से एमसीक्यू नहीं आएगा। इट डजंट मीन कि रिस्क में कोई एमसीक्यू नहीं आएगा। फिर एक सवाल का जवाब बिल्कुल ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट दिया, तो उसमें भी इश्यूज हैं। उसमें भी क्या है? इश्यूज है। मैंने डिस्कशन करते हुए वो चीजों को काउंटर करने की भरपूर कोशिश की है, वो वीडियो भी आपसे शेयर कर दूंगा। एग्जांपल में सिर्फ नाम, एक्सप्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ये जो मेंशन ट्रांजैक्शन की इनको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए काम आती है। टेंशन नहीं, हो जाए। अच्छा, आगे क्या है? यूजेस ऑफ ब्लॉकचेन। इसके कहां-कहां पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, इसको पढ़ने से पहले तो नीचे आए। डिफरेंट क्या आ रही है हमारे पास? इंडस्ट्रीज। डिफरेंट क्या आ रही है? इंडस्ट्री। वो एक लंबी लिस्ट देख रहे हैं। पहली क्या है? अब यहां पे मैं चाहूंगा कि आप एक कागज पकड़ें और मेरी बातें लिखते जाएं। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो लिखा रहा हूं उसको नोट करना। मैं कुछ बातें आपके लिए लिख के लेके आया हूं। हाँ जी, लिखे। पहला पॉइंट लिखे, हेडिंग खोले, फाइनेंस। खोली हेडिंग? अच्छा, पहला पॉइंट लिखे, क्रिप्टो करेंसी विद इन बॉर्डर्स एंड क्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि पाकिस्तान की हद में रहते हुए या पाकिस्तान की हद से बाहर भी आप क्रिप्टो को इसके जरिए पैसे उसके जरिए भेज सकते हैं। विद इन बॉर्डर एंड विदाउट बॉर्डर, यानी कि बॉर्डरलेस। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रॉस बॉर्डर्स, ये लिखा हुआ है क्रॉस बॉर्डर्स। तो पहला पॉइंट क्या है कि आप इसके जरिए पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में पैसे भेज सकते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट लिखें, फास्ट सिक्योर एंड रिलायबल। फास्ट सिक्योर एंड रिलायबल, फास्ट सिक्योर एंड रिलायबल। और एग्जांपल में सिर्फ एक नाम याद रख लें, बिटकॉइन। फास्ट सिक्योर एंड रिलायबल, और एग्जांपल में सिर्फ एक नाम याद रख लें, किसका? बिटकॉइन का। हो गया? अगली हेडिंग खोलें, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन, चलो आगे लिखें, यूज्ड फॉर ट्रैकिंग
यूज्ड फॉर ट्रैकिंग प्रोडक्ट्स, used for tracking products, ensures it is tamper proof, ensures it is tamper proof। देख लिया। इसको इस्तेमाल कौन करता है? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट क्या पता, जैसे हमारा इम्तियाज स्टोर है ना, उससे भी 2 गुना बड़ा, 100 गुना बड़ा क्या है, एक वॉलमार्ट स्टोर है जो कि मेन सप्लाई चेन को हैंडल करता है बाहर यूरोप वाली साइड पे। टेम्पर प्रूफ का चीज है जिसमें चेंज ना किया जा सके, जिसको छेड़ा ना जा सके। जैसे टेम्पर प्रूफ ग्लास नहीं होते जिसमें तड़ेड़ नहीं आ सकती। अच्छा, अगला क्या है? लीगल। इसमें लिखें यूज्ड टू क्रिएट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, यूज्ड टू क्रिएट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, यूज्ड टू क्रिएट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, smart contracts and automates payment and delivery of goods and services, payments and automate payments and delivery of goods and services, and delivery of goods and services, and delivery of goods and services। चौथा पॉइंट लिखे हेल्थ केयर। चौथा पॉइंट क्या है? हेल्थ केयर। लिखे used in all hospitals, used in all hospitals and medical centers, it is used to secure privacy, and unauthorized access of data, to secure privacy and unauthorized access of data, secure privacy and unauthorized access of data। अच्छा, आगे गवर्नमेंट। अच्छा, अब एक सेकंड जरा रुके, लिख लिया यहां तक। काम के ना यही 4-5 है। कितने हैं? ये 4 है। हाँ, काम के यही 4 है, काम के यही 4 है। जो अगले हैं उनके बारे में बस एक लाइन लिखते जाएं। गवर्नमेंट में यूज होता है वोटिंग के लिए, ताकि वोटिंग को ट्रांसपेरेंट रखा जाए। गवर्नमेंट यूज करती है किसके लिए? वोटिंग के लिए। आइडेंटिटी मैनेजमेंट यूज करती है इसको आईडी कार्ड्स बनाने के लिए, या आपकी डिजिटल आइडेंटिटी को रिकॉर्ड करने के लिए। डिजिटल आइडेंटिटी। फिर इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है टू मेक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या क्या बताता हूँ मिस्टेक किया मैं नीचे आ गया था। इंश्योरेंस में लिखें टू क्रिएट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर लीगल कंप्लायंस में, अच्छा आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था KYC, नो योर कस्टमर। अच्छा, एक वर्ड होता है AML, ये क्या होता है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो कंप्लायंस में ये दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होता है, कस्टमर को बचाने के लिए भी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को करने के लिए भी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए, ताकि कितने पैसे देने हैं, किसको देने हैं, कब देने हैं, सारी बातों को रिकॉर्ड में रखा जाए। अच्छा, क्रिएटिव में जाएं जरा, तो क्रिएटिव में लिखें, क्रिएटिव में लिखें अपनी कोई IP बनाने के लिए, IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कोई गाना, कोई पेंटिंग, कोई एड, एक तरह से एक इनटेंजिबल एसेट, एक तरह से एक इनटेंजिबल एसेट क्रिएटिव में। तो अगेन शुरू वाली 4 बातें याद रख लीजिएगा, नीचे वाली बातों को एक दफा पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। नीचे आ जाए, नीचे आता है DLT। DLT स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। पढ़े जरा तीनों लाइनें, पहले खुद से पढ़े। पढ़ के देखें तो समझ आती क्या? पहला वर्ड क्या है? डिजिटल सिस्टम, ये हमें पता है। फॉर रिकॉर्डिंग एसेट ट्रांजैक्शन, ये भी पता है। विद डेटा स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल नोड्स, ये भी पता है।
इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रल सर्वर, ये भी पता है। इट ऑपरेट्स विद इन अ सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी, माइनर या वैलिडेटर, एंड ऑल पार्टिसिपेंट शेयर करते हैं आपस में रिकॉर्ड। अब जो लाइन लिखी हुई बोल्ड हो गई वो पढ़े। ब्लॉकचेन किसकी टाइप है? डीएलटी। तो जितनी बातें ब्लॉकचेन में है वो सारी बातें किस में जाएंगी? डीएलटी में जाएंगी। जितनी बातें किसमें है? ब्लॉकचेन में, वो सारी किसमें पढ़ी जाएंगी? डीएलटी में पढ़ी जाएंगी। अब इसकी कुछ टाइप्स है। इसकी पहली टाइप क्या है? ब्लॉकचेन। इसकी पहली टाइप क्या है? ब्लॉकचेन। अच्छा, उसके बाद कितनी टाइप्स आ रही है? 4 आ रही है। एक क्या है? डैग, हैशग्राफ, होलोचेन और प्राइवेट लेजर या कंसोर्शियम लेजर। लिखे मैं लिखवाता हूं। डैग क्या है? लिखे, इट इज अ वेब लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ वेब लाइक स्ट्रक्चर विदाउट एनी माइनर्स। वेब लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा देखिए, सुने, ब्लॉकचेन में क्या होती थी? चेन्स। यहां पे चेन नहीं है, यहां पे एक वेब लाइक स्ट्रक्चर है। और उधर थे माइनर, इसमें माइनर नहीं है, इसमें माइनर नहीं है। और ये उससे ज्यादा फास्ट है और स्केलेबल है ब्लॉकचेन से। उससे ज्यादा फास्ट भी है और स्केलेबल भी है देन ब्लॉकचेन। और नॉर्मली यूज होता है फॉर आईओटी डिवाइसेस। नॉर्मली कहां यूज होता है? फॉर आईओटी डिवाइसेस। एक नाम लिखा हुआ है आयोटा टैंगल। आयोटा टैंगल याद रह गया तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं, मगर ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली किसके लिए यूज होता है? फॉर आईओटी डिवाइसेस। अच्छा, अगला क्या है? हैश ग्राफ। अगला क्या है? हैश ग्राफ। इसके बारे में लिखें। ये यूज होता है फॉर वर्चुअल वोटिंग प्रोसेस। ये यूज होता है फॉर वर्चुअल वोटिंग प्रोसेस। बस और नहीं लिखना, इतना ही बहुत है। ये यूज होता है फॉर वर्चुअल वोटिंग प्रोसेस। वर्चुअल वोटिंग प्रोसेस। वर्चुअल वोटिंग प्रोसेस। अगला क्या है? होलोचेन। अगला क्या है? मैं नहीं समझता कि आए क्या पूछने वाला है, पर चलिए फिर भी लिख लें। होलोचेन क्या है? लिखें जरा। यहां पे जो चेन्स है, देखिए ब्लॉकचेन में क्या था कि माइनर चेन्स को क्रिएट कर रहा था। इसमें कोई माइनर नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल बंदा अपनी चेन खुद से क्रिएट करता है। उर्दू में लिख लें। होलोचेन में क्या है? इंडिविजुअल यूजर क्रिएट्स देयर ओन चेन। 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 चलें, प्राइवेट और कंसोर्शियम लिखें। प्राइवेट और कंसोर्शियम। इसके पीछे एक सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि बैंक मौजूद होता है। इसके पीछे एक सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि एक बैंकिंग सिस्टम, एक बैंकिंग निजाम मौजूद होता है। इसके पीछे एक बैंकिंग निजाम मौजूद है। इसके पीछे एक बैंकिंग निजाम मौजूद है। हाँ, लिख लिया? चलो नीचे क्या लिखा हुआ? फिनटेक। नीचे क्या है? फिनटेक। यहां पे आके ब्लॉकचेन खत्म हो जाती है। अब क्या है हमारे पास? नया टॉपिक कौन सा है? फिनटेक। फिनटेक के बारे में जरा पढ़ें। व्हाट इज फिनटेक? फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। नहीं, ये पढ़ना है। फिनटेक इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव एंड ऑटोमेट फाइनेंशियल। यहीं पर रुक जाए। कितनी तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं? बैंक आपको देखा क्या क्या काम करता है? पैसे संभालता है, ये एक फाइनेंशियल सर्विस है। लोन देता है, ये एक फाइनेंशियल सर्विस है। और आपके बिहाफ पे पेमेंट्स करता है, आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वक्त आने पे आपको लोन देता है, आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, आपके पैसों को आगे इन्वेस्ट भी कर सकता है, आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, आपके बिहाफ पे चार्ज और मॉर्गेज भी क्रिएट कर सकता है, अंडरराइटिंग भी कर सकता है, आपके लिए वो वैलिडेटर भी बन सकता है। और जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज आपको एक फाइनेंशियल इदारा दे सकता है, जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज आपको एक फाइनेंशियल इदारा दे सकता है, अगर मैं उन सर्विसेज को फिजिकल से निकाल के जोड़ दूं किसके साथ? टेक्नोलॉजी के साथ, उसको डिजिटलाइज कर दूं, क्या बन जाएगा? फिनटेक। क्या बन जाएगा? फिनटेक। अब इसका कोर पर्पस पढ़े। टू ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल फाइनेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस दैट एनहांस द efficiency,
कस्टमर एक्सपीरियंस एंड क्रिएट मोर इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम। तो कस्टमर का एक्सपीरियंस को इंप्रूव, अब देखिए ना, आपको बिल भरना है, रात के 11 बज रहे हैं, सुबह आखिरी डेट है, बिल भर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने कस्टमर को क्या पहुंचाई है, ईज पहुंचाई है, उसको वैल्यू दी है। और अगर आपके बैंक का भी सर्वर डाउन हुआ उस टाइम पे, तो अगले दिन वो बिल पे करेगा ना करे, बैंक अपना सबसे पहले चेंज करेगा। जब मुझे बैंक की जरूरत थी तब उस वक्त बैंक ने मेरा साथ नहीं दिया। तो कोर पर्पस क्या है कि आपको इनोवेशन दी जाए, आपको नए से नए जिद्दत के दौर में लेके जाया जाए, ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े, इफेक्टिवनेस बढ़े, और आपका जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो। वो क्या हो, बेहतर हो। अब इसके भी कुछ की एरियाज हैं। नंबर 1 क्या है, डिजिटल पेमेंट्स, ये बात हम कर चुके हैं। सेकंड क्या है, पीयर टू पीयर लैंडिंग, लैंडिंग उधार। रोबो एडवाइजर्स, आप लोगों ने गौर किया होगा, चैटबॉट्स होते हैं बैंक्स के केस में भी। अब उन्होंने एडवाइजरी रोबोटिक्स को दे दी है कि भाई तुम ज्यादा उस बंदे को समझ के ज्यादा अच्छी कैलकुलेशंस के साथ उसको ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हो, क्योंकि जो इंसानी दिमाग है वो गलतियां करने का चांस अच्छा खासा रखता है। चौथा ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो। पांचवा रेगटेक। रेगटेक मींस रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी फॉर कंप्लायंस। इंपैक्ट पड़ेगा, इसका इंपैक्ट क्या है? Fintech has reshaped how people and business manage money, leading to a more efficient and modern financial ecosystem. नीचे डायग्राम दी हुई है। अच्छा, अब देखें, अब ये वो सारे काम है जो कि हम शुरू में पढ़ रहे थे। पहला काम क्या है, डिजिटल पेमेंट। सेकंड क्या है, लेंडिंग एंड क्रेडिट। तीसरा क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट, एडवाइजरी। चौथा क्या है, आपके बिहाफ पे इंश्योरेंस। और पांचवा क्या है, रेगटेक। रेगटेक मींस रेगुलेटरी, वो AML और KYC। जब भी रेगटेक आए इसके दो मतलब होंगे, AML और KYC। उसके बाद कुछ और इसके फीचर्स भी है। नंबर 1 एक्सेसिबिलिटी, एफिशिएंसी है, कॉस्ट को काफी हद तक ये रिड्यूस कर देता है। आप अपने हिसाब से इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं इसकी एक सच हिस्ट्री मेंटेन हो रही होगी, तो इट विल ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट। किसी भी टाइम पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, काम करने में ज्यादा एफिशिएंट है। फिर किताब को याद आया कि यार अब तो मुझे दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो उसने एक हेडिंग डाल दी, कौन सी, ब्लॉकचेन एंड फिनटेक सिनर्जी। ब्लॉकचेन एंड फिनटेक सिनर्जी। इकट्ठा 1 और 11 मिलजुल के काम करके एफिशिएंसी को बढ़ाना। अच्छा, इसमें 5-6 बातें लिखी मैं लिखाता हूं, लिखिएगा। इस टेबल को याद मत कीजिएगा, जो लिखवा रहा हूं वो लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखें डेफी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। पहला पॉइंट लिखें क्या, डेफी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। डेफी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। देखिए इसमें ट्रेडिशनल बैंक्स को रिप्लेस करके ब्लॉकचेन के ऊपर भरोसा करना। उर्दू में लिखिएगा, ट्रेडिशनल बैंक्स को रिप्लेस करके ब्लॉकचेन के ऊपर भरोसा करना। ट्रेडिशनल बैंक्स को रिप्लेस करके ब्लॉकचेन पे भरोसा। डेफी क्या है, ट्रेडिशनल बैंक्स को रिप्लेस करके ब्लॉकचेन पे भरोसा। देख लिया, बस सेकंड पॉइंट आए। सेकंड क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑटो एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट मैनुअल या विदाउट फिजिकल इंटरवेंशन। ये समझ ना, दोबारा लिखें, ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन या मैनुअल इंटरवेंशन, मुदाखलत। ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन या मैनुअल इंटरवेंशन। इंटरवेंशन। अब देखिए एक एग्जांपल सब बड़ी मजे की दी हुई है, फ्लाइट डिले। फ्लाइट डिले इंश्योरेंस, अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली पेज अ ट्रैवलर, जो ट्रैवल कर रहा था, इफ उसकी फ्लाइट क्या हो गई है, डिले। वेरीफाइड बाय रियल टाइम डाटा विद नो क्लेम फॉर्म्स नीडेड। ये ऑटोमेटिक हो रहा है। पाकिस्तान में क्या होता है, फ्लाइट डिले हो जाए तो वहां पे लड़ाई झगड़ा होता है, खून खराबा होता है, प्यार भरी बातें होती हैं, 2 शब्द वो बोलते हैं, 2 शब्द हम बोलते हैं, और बाइज्जत बावकार तरीके से हम अगली फ्लाइट के साथ चले जाते हैं। मगर बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता। अगर तो इदारे की गफलत की वजह से चीजें डिले हो रही है तो उनको कंपनसेट किया जाता है, और इतनी खूबसूरती के साथ कंपनसेट किया जाता है कि उसको बोलने का मौका ही नहीं देते। कैसे, ऑटोमेटिकली खुद ही से कर देते हैं, भाई सॉरी आपको नुकसान हुआ है, हमारी वजह से हम आपको कंपनसेशन दे रहे हैं, ताकि अगला बंदा चुपचाप अगली फ्लाइट में बैठ के चला जाए। तो पैसे भी मिल गए और सफर भी हो गया। और ये सब सारे काम हो रहे हैं ऑटोमेशन के साथ, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी फिजिकल या मैनुअल इंटरवेंशन। तीसरा क्या है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। कहीं भी लिखें, कभी भी कहीं भी किसी को भी, कभी भी कहीं भी किसी को भी
विद इन सेकेंड्स पैसे भेजना, कभी भी कहीं भी किसी को भी विद इन सेकेंड्स पैसे भेजना, पहले ये लिखे यहां तक, कभी भी कहीं भी किसी को भी विद इन सेकेंड्स पैसे ट्रांसफर करना, कभी भी कहीं भी किसी को भी विद इन सेकेंड्स पैसे ट्रांसफर करना, कभी भी कहीं भी किसी को भी विद इन सेकेंड्स पैसे ट्रांसफर करना। हाँ, बस एक मसला होता है इसमें, जो ट्रांसफर करो तो अपने पैसे काटता, चाहे वो माइनर हो, वैलिडेटर हो, या चाहे कोई बीच में बैंक खड़ा हो। आपने नाम सुना होगा मनीग्राम, क्या करता है वो? तो अपनी कमीशन रख के पैसों को, इसी तरह अगर आपने बिटकॉइंस भेजने हैं या कोई भी आपने क्रिप्टो फॉरवर्ड करनी है, तो जो माइनर है या जो वैलिडेटर है वो अपने पैसे रखेगा और फिर वो आगे पैसे ट्रांसफर करेगा। उसके बाद लिखे हैं टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स, लिखें टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स, टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स, टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स, इसको समझ लें टोकनाइजेशन को। वर्ड क्या है? टोकनाइजेशन। मिजान बैंक ये काम करता है, बाकी बैंक्स भी करते हैं टोकनाइजेशन। वो कहता है कि अगर आपके पास एक घर, आपके पास क्या है? एक घर है, तो हम इस घर के 100 टुकड़े कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 100 टुकड़े कर लेते हैं। और अगर आपको हमसे लोन चाहिए तो बताओ कितने टुकड़ों में लोन चाहिए? लेट्स से हम कहते हैं कि हमें लोन चाहिए पूरे के पूरे 100 यूनिट्स में लोन चाहिए, ठीक है? तो जैसे जैसे आप लोन को रीपे करते हैं तो वो एक टुकड़ा मिजान बैंक अपने पास निकाल के आपके हवाले कर देता है। गिली वाला साहब बेसिकली, हाँ समझ लो। और दूसरे केस में जितने टुकड़े अभी तक मिजान बैंक के पास हैं, तो एक तरफ तो वो लोन के ऊपर क्या ले रहे हैं आपसे? इंटरेस्ट। दूसरा ये भी तो है कि आप उनके घर में रह रहे हैं, आप उनके घर में रह भी तो रहे हैं, तो वो उसका आपसे क्या लेगा? उसका आपसे क्या लेगा? रेंट लेगा। तो उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है और उसको क्या मिल रहा है? रेंट भी मिल रहा है। नहीं, ये देखिए ना, 100 टुकड़े कर दिए मिजान बैंक ने आपके घर के, और आपसे कहा कि तुमने जो हमें पेमेंट करनी है ना, वो करनी है 10-10 यूनिट्स की इकट्ठी, ठीक है? हर साल में कितनी पेमेंट करनी है? 10 यूनिट्स की करनी है। तो कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा? 10 साल का। ऐसा ही है। तो होगा यूं, होगा यूं कि ईयर 1 आया, आपने 10 यूनिट्स के पैसे पे कर दिए। अब 90 यूनिट्स किसके पास है? मिजान बैंक के पास में। 90 यूनिट्स का क्या चार्ज करेगा? हाँ, रेंट चार्ज करेगा। घर में तो आप रह रहे हैं ना, आपने मिजान बैंक को घर गिरवी रखवा के उसे पैसे ले लिए, जो पैसे लिए उस पर क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। और उस घर में आप रिहाइश भी रख रहे हैं तो उसकी क्या चार्ज करेगा आपसे? रेंट। तो ये है टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स के आप एक फिजिकल एसेट को छोटे छोटे फ्रैक्शनल ओनरशिप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको टुकड़े कर रहे हैं। उसके क्या कर रहे हैं? टुकड़े कर रहे हैं। उसके क्या कर रहे हैं? टुकड़े कर रहे हैं। समझ आ गई? लिखना कुछ नहीं, नीचे आ जाओ। अगला क्या है? आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इसके साथ देख लें, जस्ट लाइक आपका शिनाही कार्ड। कौन सा कार्ड? शिनाही कार्ड। हाँ, gives users a secure, self-controlled digital identity that can be shared instantly with financial institutions। आपको एक ऐसी आईडी प्रोवाइड करना जो कि आप किसी भी फाइनेंशियल इदारों के साथ उसको शेयर, बेसिकली आपका यूआईएन, यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक ऐसा नंबर आपको अलॉट कर दिया जो आप हर बैंक में जाके उसको दे सकते हैं। और चूंकि उस नंबर के ऊपर आपका ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होगा, तो हर बैंक को पता है कि आपने किससे कितना पैसा लिया है, कितने पैसे आपने लोगों के वापस करने हैं, कितने टाइम में वापस करने हैं, कोई फाइन कोई पेनल्टी आपने पे किया, आपका सारा डाटा उस एक शनाही कार्ड के नंबर पे आ रहा होगा। दोस्त ये पूछ रहे हैं कि शनाही कार्ड क्या होता है? डन। राजीऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।